देखिए बच्चों, पिछली क्लास हमने डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी सब पढ़ लिया था, है ना। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स भी निकाला था। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, उनको भी कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया कि आपका एक डाइपोल है ना बेटा। इस तरीके से डाइपोल जो है पी, डाइपोल जो है उसका डाइपोल मोमेंट पी दिया गया है और डाइपोल जो है वो एक्स एक्सिस पे रखा गया है, एक्स एक्सिस पे, और मिड पॉइंट इसका ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है, ऐसा बोला। ठीक है, तो वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक पॉइंट पी है या एक पॉइंट ए है, जहां से इसके मिड पॉइंट से जो दूरी है, दूरी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। सॉरी 5 नहीं, √5 दिया है, इसको √5 लिखिए। यानी उसके सेंटर से या ओरिजिन से जो पॉइंट ए है उसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का वो √5 है, ये बोला गया। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अच्छा ये एंगल थीटा है, थीटा हमें नहीं पता, उसने बोल दिया। तो आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड आर वेक्टर, ये जो आर जिसका मैग्नीट्यूड √5 है उसका वेक्टर निकालना है, ये डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म निकालना है ना। और वेक्टर निकालना है सो दैट, मतलब ये आर वेक्टर कितना हो, सो दैट potential, so that potential and magnitude of electric field become same। यानी आपको आर वेक्टर बताना है ताकि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका पोटेंशियल दोनों सेम हो जाए। देखो बेटा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी को कंपेयर नहीं करना है स्केलर से, केवल आपको मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। ऐसा ए पॉइंट पे होगा तो ये आर वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर का क्या वैल्यू है, वेक्टर फॉर्म में इसकी क्या वैल्यू, क्या डायरेक्शन है, ये आपको बताना है। मैग्नीट्यूड तो आपको दिया ही गया है, ये √5 यूनिट्स है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात तो मान लो कि ए पॉइंट पे दोनों बराबर है, पोटेंशियल भी बराबर है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है। तो ये एंगल थीटा नहीं पता ना, अगर हमें ये एंगल थीटा पता होता तो हम आर वेक्टर लिख लेते बहुत आसानी से। देखो सॉल्यूशन कैसे, तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते तो हम लिख देते भाई कि जो हमारा आर वेक्टर होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, उसका भाई एक ये डायरेक्शन है, ए पॉइंट पर आपका क्या है बच्चों, दोनों सेम है, तो इसका एक एक्स कॉम्पोनेंट है, इसका एक वाई कॉम्पोनेंट। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा आपका एंगल थीटा, तो एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा, वाई वाला कॉम्पोनेंट आर साइन थीटा हो जाएगा जे कैप। यही तो हमारा आर वेक्टर है, क्योंकि ए पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। लेकिन ये थीटा नहीं पता ना, इसलिए काम नहीं बनेगा। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है √5, थीटा कैसे निकालेंगे, उसके लिए यही कंडीशन दी गई है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट कर दो। देखो करके देख लेते हैं। यानी वो कह रहा है कि पोटेंशियल जो ए पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पर है उसका मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, सेम है। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है भाई, एट एनी पॉइंट में, तो वो लगा दो बच्चों, वो होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एनी पॉइंट पे क्या फॉर्मूला होता है वो लिख दो, तो ये होता है बेटा कितना, के पी बाई आर क्यू, के पी बाई आर क्यू, और
रूट ओवर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला होता था एट एनी पॉइंट का, और ये फॉर्मूला होता था पोटेंशियल का। दोनों साइड से केपी और केपी गए, यहाँ से आर और ये क्यू हट गया, एक आर बचेगा यहाँ पर, है ना बेटा। अब देखो क्या आपका हुआ, ये बच गया कितना बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको आर कॉस थीटा लिख दो ना, आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रूट ओवर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं रूट ओवर। अब आप क्या करो कि इसको सॉल्व करना है फर्दर, तो सॉल्व कर दो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स अगर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, रूट हट जाएगा 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू √5 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, तो -3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये बचेगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा आपका 1/2, है ना। और अगर स्क्वायर से कर दो, रूट ले लो, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा आपका कितना बेटा, 1/√2। तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1/√2 है, मतलब थीटा हो गया 45। यानी कि ऐसा तब होगा जब आपका ये एंगल 45 होगा, 45 डिग्री, तभी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम। अब अगर आपको थीटा मिल गया है तो आप आर वेक्टर लिख दो बेटा, आर वेक्टर लिखने में क्या दिक्कत है। तो आर वेक्टर लिखा जाएगा कितना बच्चों, आर मतलब √5 कॉस 45 आई कैप, और प्लस √5 साइन 45 जे कैप। तो यहाँ से आर वेक्टर लिखा जाएगा आपका कितना बच्चों, 1/√2, यही 1/√2, तो √5/2, तो ये कॉमन आ जाएगा √5/2, और अंदर बचेगा कितना बेटा, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। तो दिस इज द आर वेक्टर, this is the r vector, so that the magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल becomes equal, है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए हैं। इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी। देखिए बच्चों, अब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ई दी गई है। फिर यहाँ पे एक डाइपोल रखा गया है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, 53 डिग्री एंगल पे रखा गया, फिर रिलीज किया गया। आपको पता है जैसे ही रिलीज करेंगे वैसे इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है, और इसको घुमाएगा क्लॉकवाइज, टॉर्क लगेगा ना, टॉर्क पड़ा था हमने। जब ये घूमेगा तो कभी ना कभी अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होगा। भाई डाइपोल कभी ना कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा ऐसे घूमकर, लेकिन जब ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होगा तो यहाँ रुकेगा नहीं। यहाँ पे उसके उस समय पे क्योंकि टॉर्क लग रहा था तो अल्फा आया था, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई होगी। तो जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो आपको यही निकालने को बोल रहा है। और बोल रहा है इस डाइपोल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई गिवन है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल। तो आपसे देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डाइपोल व्हेन इट बिकम्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएगा तो उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से सोचें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें केवल इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण टॉर्क लग रहा है ना, कोई और तो फोर्स है नहीं, एक्सटर्नल तो लग नहीं रहा है, इससे केवल इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इसको घुमा रहा है, टॉर्क लगा रहा है। तो इसका मतलब अगर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं तो हम वहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस क्वेश्चन को एनर्जी कंजर्वेशन से किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, बाई एनर्जी कंजर्वेशन, बाई एनर्जी कंजर्वेशन, बाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू क्या बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। तो हम बोल सकते हैं टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल
फाइनल एनर्जी। देखो इनिशियल एनर्जी कब, जब वो 53 डिग्री से रिलीज किया गया था, ये इनिशियल पॉइंट है। और फाइनल कब, हमें वेलोसिटी कब निकालना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइपोल अलाइन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी फाइनली प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना लिखेंगे बच्चों, 0, क्योंकि रिलीज किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, तो किसी भी एंगल थीटा पे डाइपोल की क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमने पढ़ा है, माइनस पीई कॉस थीटा, है ना, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह कॉस 53। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखो बेटा यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी है, ओमेगा है ना, ट्रांसलेशनल तो है नहीं, तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएंगे, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस फिर जब ये ऐसे अलाइन हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तब आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा भाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा कितना बेटा, ये तो 0 तो हट गया, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस 53 होता है 3/5, तो 3/5 पीई, और इधर लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस 0, तो ये हो जाएगा माइनस पी। आप एक काम करो, पी को उधर ले जाओ, तो इसको लिखा जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मैं इधर लिख लेता हूँ, और इज इक्वल्स टू पी इधर आ गया, और ये माइनस जो है माइनस रहेगा 3/5 पी, तो एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, तो 2/5 पी हो जाएगा, है ना, देखो 2/5 पी, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, 2/5 पी है, और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। अब ओमेगा निकालना था तो ओमेगा निकाल लो यहाँ से बेटा, क्या दिक्कत, 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, और आई जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4pe/5i, और ओमेगा स्क्वायर था तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो इसको रूट जो है वो इसके अंदर आ गया, उसको सही कर लें। हाँ, अब यहाँ पे आप ब्रैकेट बना लो, ओमेगा की जो वैल्यू है √4p/5 है, चाहो तो यूनिट लिख लो, रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की यूनिट क्या होती है बच्चों, रेडियन पर सेकंड। आई होप आप इस टाइप के सवाल अब कर पाओगे। कुल मिला के जहाँ पे केवल कंजर्वेटिव सोर्स लगते हैं, वहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे समझे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहिए और आंसर निकाल लेना, है ना। ऐसा मैं कई बार करा चुका हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन और भी हमने पहले किए थे, बस ये रोटेशनल पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे रोटेटरी मोशन हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बोला गया फाइंड द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 2 अरेंजमेंट्स गिवन बिलो। तो आपको 2 अरेंजमेंट, 2 फिगर दिए गए हैं, उनके लिए आपको इंटरेक्शन एनर्जी निकालना है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंटरेक्शन एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो सिस्टम है उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी हमें निकालना है, उसी को हम इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, तो जब आपका ए वाला फिगर है उसमें क्या बोला गया है कि ऐसा एक डाइपोल मूवमेंट है, और यहाँ पे आर दूरी पर एंगल थीटा पर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे अरेंजमेंट में एक डाइपोल मूवमेंट है, फिर आर दूरी पर एंगल थीटा पर एक और डाइपोल मूवमेंट रखा है टी, तो इन दोनों के बीच का इस सिस्टम का क्या पोटेंशियल एनर्जी है। तो चलिए 1 बाई 1 करके निकालते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, तो होगा क्या कि अगर मुझे इंटरेक्शन एनर्जी चाहिए, तो मेरे पास मान लो अभी ये जो क्यू है ये इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर, क्यू इन्फिनिटी पे ले जाओ, क्योंकि इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन होता है वही तो क्या होता है बेटा, वही तो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। तो डाइपोल आपका ऐसा रखा है और क्यू चार्ज अभी इन्फिनिटी पे, तो सोचो मुझे डाइपोल के कारण यहाँ पे पॉइंट पर क्या पता है, पोटेंशियल पता है ना। अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ, तो इस ए पॉइंट पे मुझे क्या पता है, पोटेंशियल पता है भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा या एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल। भाई यही तो हमने सीखा। तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए ड्यू टू P1,
P1 के कारण कितना पोटेंशियल है P1, तो आप कितना लिखोगे बेटा, ये आपको पता है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो चाहो तो, इसको VA बोल देते हैं, जो A पॉइंट का पोटेंशियल उसको VA बोल देते हैं। देखो तो VA, तो VA कितना हो जाएगा बच्चों, तो VA तो हमें पता है कि किसी भी थीटा एंगल पर एनी पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, है ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर आपको पता ही है कि इंटरेक्शन एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो इंटरेक्शन एनर्जी कितना होगा Q पर, Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, तो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ प्लस क्यू चार्ज विथ डाइपोल इज इक्वल्स टू Q टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई A, है ना, और इंटरेक्शन एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको U लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज Q इंटू VA, और VA कितना है बेटा, वो आपके सामने है, तो हो जाएगा KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो सिंपल ये आपका आंसर हो गया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो KQ फिर डाइपोल मोमेंट इनटू cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ये आपके फर्स्ट पार्ट का बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से इंटरेक्शन एनर्जी निकाली जा सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मेट समझ में आ गया है कि सेकंड क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं भाई, आप अब इन्फिनिटी से किसको लेके आओगे, P2 को लेके आओगे, है ना, लेकिन अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी आपको, तो पहले आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए ना, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी P2 पर। तो अब आपका जो ये P1 है डाइपोल, उसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉइंट मान लो B है, तो इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आपको पता है कि हम इसको तोड़ते हैं, एक P1 cos थीटा और एक P2 cos थीटा। तो P1 cos थीटा का यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1 होगा, E1 की वैल्यू हमें पता है, ये एक्सियल पॉइंट है P1 cos थीटा का, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 भाई, इसी का तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। लेकिन मान लो हमें E1 पता है और E2 पता है, दोनों कंपोनेंट पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाता था बेटा, हमें तो वो फॉर्मूला पता है, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, वो फॉर्मूला तो दोनों के लिए वैलिड होता था। याद करो, पोटेंशियल एनर्जी जो फॉर्मूला था वो था माइनस P डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो था, और ये दोनों के लिए वैलिड था ना भाई, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, दो कंपोनेंट है, तो इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, जो P2 पे गेन होगा, इंटरेक्शन एनर्जी जो होगा, है ना, तो हम यही करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू, किस पे निकालना है बेटा, P2 पर, तो हम लिखेंगे P2 माइनस P2 डॉट E1 और माइनस ये ऐड होगा P2 डॉट E2। अब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करो बेटा, तो ये हो जाएगा P2 E1 cos, देखो E1 और P2 दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो cos 0, माइनस साइन चल रहा है, माइनस साइन तो है ना बेटा, माइनस साइन नहीं भूलना है, और माइनस P2 E2 cos, दोनों के बीच का एंगल 90, देखो E2 और P2 के बीच में एंगल 90 है भाई, ध्यान दो इस बात का। तो ये वाला टर्म जो है cos 90 वाला टर्म, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो अब हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ P2 E1 और cos 0 1, और ये माइनस 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब E1 की क्या वैल्यू है वो तो हमें पता है, ये तो E1 P1 cos थीटा का एक्सियल पॉइंट है ना, P1 cos थीटा का, तो हम लिख लेंगे माइनस P2 E1, तो E1 लिखा जाएगा 2kp, किसका एक्सियल है, तो P cos थीटा का, तो 2kp cos थीटा अपॉन R क्यूब। देखो बेटा, स्क्वायर पोटेंशियल में आता है और क्यूब किस में आता है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हुआ वो कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, तो हो जाएगा -2
ये P1 है ना, 2K P1 P2 cos थीटा अपॉन आर क्यूब, cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इंटरेक्शन एनर्जी पूछे डाइपोल डाइपोल में, या कोई दूसरा अरेंजमेंट ले लो और डाइपोल का पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पी डॉट ई का फॉर्मूला लगा दो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से।